लेकिन आइए बाजार पर रणनीति क्या है वो जान लेते हैं और बताने के लिए तनीषा अकादमी के नितिलेश पावस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से भारतीय बाजार ने ट्रेड कर दिखाया, एक रेंज में ही इंडेक्स पूरे दिन ट्रेड करता हुआ दिखा। दिन के दौरान बाजार संभलने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद 16,200 16,250 के इस दायरे में ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। आज की शुरुआत कैसी देख रहे हैं आप नितिलेश? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग 17,500 से कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि हमें एक बड़ी मंदी की तरफ जाते हुए लग रहे हैं और ऑलमोस्ट हम लोग 16,200 के आसपास अभी खड़े हैं। मार्केट अभी जो है वो सेल ऑन राइज का मार्केट बन चुका है। कुछ भी अगर इसमें उछाल आता है तो बिकवाली का ही देखें। अभी का जो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो 16,250 से लेके 16,200, ये रेंज के नीचे जब तक मार्केट क्लोज ना दे तब तक फ्रेश मंदी ना करे। इसके नीचे अगर ये क्लोज दे देता है तो 16,000 का पहला हमारा टारगेट होगा और दूसरा 15,800 का टारगेट होगा। मैं बेचने के लिए इंटरेस्टेड तभी हो जाऊंगा जब ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर में मिले 16,500 के आसपास। अगर ये कुछ पुल बैक दिखा देता है तो जरूर इसमें हम लोग बिकवाली करके जाएंगे। बड़ा ट्रेंड जो है वो निगेटिव साइड में ही मुझे निफ्टी में दिख रहा है। बिल्कुल, तो चलिए, एक बड़ा ट्रेंड निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है, लेकिन फिलहाल बिकवाली की राय ही नितिलेश की तरफ से। नितिलेश, फिर स्टॉक्स कौन से होंगे जो आज के लिए आप सुझाने जा रहे हैं? पिडिलाइट इंडस्ट्री को हम लोग देख सकते हैं 2200 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास स्टॉक खड़ा है। जैसे ही 2200 का लेवल इसमें ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग इसमें 2230 के स्टॉप लॉस के साथ 2160 का हमारा पहला टारगेट होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो 2140 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। और जो नेक्स्ट काउंटर होगा वो HAL का होगा, हिंदुस्तानी एरोनॉटिक का। इसमें भी हम लोगों को सेलिंग पोजीशन ही बना के जाना है। 1550 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास खड़ा है। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो हमें सीधा 50 पॉइंट का डाउनसाइड मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। 1580 के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें क्या करना है, बिकवाली करना है। 1500 रुपए का पहला टारगेट होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो 1450 का होगा। क्या तो ये राय फिलहाल मिलती हुई। नितिलेश, सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर बाजार को समझने की कोशिश करें, कल काफी मिक्स ट्रेंड नजर आया। जितने सेक्टर्स में कमजोरी दिख रही थी उतने ही सेक्टर्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम भी कर रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG और निजी बैंक क्षेत्र काफी हद तक परफॉर्म कर रहे थे और बिकवाली सबसे ज्यादा हावी होती हुई हमने मेटल, IT और फार्मा में देखी। आज के लिए सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच आपका क्या होगा? जी मैम, मेटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेटल में काफी बिकवाली आ सकती है। हम लोगों ने कुछ क्लाइंट्स को वेदांता, टाटा स्टील इसमें बिकवाली करने की राय दी है। अगर कुछ इसमें बाउंस बैक मिलता है तो फिर से हमें वो जो भी बाउंस बैक होगा वो मेटल में सेलिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं। रही बात बैंकिंग की तो बैंक निफ्टी जब तक 35,700 से लेके 35,800 इसके ऊपर क्लोजिंग ना देता है तब तक बैंक्स में भी थोड़ा सा अवॉइड करने की राय होगी। नितिलेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर अपना नजरिया भी हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पास दो और ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो कि प्रशांत सावंत ने हमें भेजी हैं, वो भी आपको बता देते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से कोटक बैंक में सेल करने का यानी कि शॉर्ट करने का नजरिया प्रशांत की तरफ से आता हुआ। 1725 के टारगेट्स को यहाँ मानकर चले, 1825 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चोला फाइनेंस में यहाँ पर शॉर्ट्स की ही राय। प्रशांत का मानना है कि ये 600 तक नीचे जाता हुआ दिख सकता है। चोला इन्वेस्टमेंट में 637, 638 तक के लेवल्स पर कल के सत्र में हमने ट्रेड्स देखे थे। 645 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। दोनों ही सेल कॉल्स की राय यहाँ पर प्रशांत की तरफ से आती हुई। पिडिलाइट नितिलेश की तरफ से एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय और साथ ही HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी यहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट करने की राय नितिलेश की तरफ से। तो आज जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स आते हुए दिखे हैं बिकवाली की तरफ ही ज्यादा इशारा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नतीजे कौन से आते हुए दिखे बाजार बंद होने के बाद, खबरें कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी की सारी चीजें जान लेते हैं। और डिटेल्स बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सिप्ला, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, नंबर्स कैसे रहे? गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है सिप्ला के बारे में बात करेंगे। निफ्टी कंपनी है, देखा जाए तो रेवेन्यू इनलाइन आया है, लेकिन पैट और एबिडा ये दोनों जो आंकड़े हैं जो बिलो एस्टिमेट्स आए हैं। सेल्स में लगभग 14% का ग्रोथ देखा गया है। हालांकि एक एक्सेप्शनल लॉस भी है रिपोर्ट किया गया ऑलमोस्ट 58 करोड़ रुपीज़ का, और टैक्स एक्सपेंसेस में हालांकि लेकिन जो है थोड़ी सी जो है डाउनटिक देखने मिली ऑलमोस्ट 44%। अब वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इनलाइन आए हैं नंबर्स एस्टिमेट्स के, एनालिस्ट के, और देखा जाए तो मार्जिन्स में भी एक अच्छी उछाल देखने मिली, लगभग 6% ऊपर है। और जो लॉसेज है वो कम हुए, 7,230 करोड़ से जो लॉसेज घट के और लगभग 6,563 करोड़ पे हो गए। आरपू में लगभग 8% का इजाफा हुआ है, 124 रुपये का जो है। और कस्टमर बेस हालांकि जो है थोड़ी सी माइल्ड करेक्शन देखने मिली, लेकिन ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। गुजरात गैस के स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। आप रेवेन्यू में हालांकि थोड़ी 9% डिग्रोथ हुई है, लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। और वॉल्यूम्स थोड़ा सी ज़रूर कम है। अब महानगर गैस के भी आंकड़े देखें तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रिजल्ट्स एक साथ आ रहे, तो यहाँ पे भी लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में रहेगा, ये यहाँ पे जो है वीक नंबर्स देखने मिले। रेवेन्यू में तो 8% का घटाव देखने मिला है, लेकिन जो आप कह सकते हैं पैट में जो एक अच्छी उछाल देखने मिली है, तो थोड़ी मिले जुले काइंड ऑफ संकेत देखने मिल रहे हैं। टोरेंट पावर जो है ओवरऑल थोड़े वीक नंबर्स देखने मिले हैं। जो बेस था ऑफ कोर्स थोड़ा लो था लास्ट ईयर का, लेकिन यहाँ पे जो लॉसेज है कंपनी जो है आप कह सकते हैं मुनाफे से घाटे में आई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। मार्जिन्स में भी दबाव देखने मिली है। कांसाई नेरोलैक पेंट कंपनीज में भी एज यूजुअल प्रेशर इस अर्निंग सीजन में देखने मिला, और यहाँ पे भी जो है आपके जो रॉ मटेरियल क्रूड डेरिवेटिव्स बेस्ड है जो रॉ मटेरियल होती है उसमें जो कारण जो है मार्जिन्स में लगभग 916 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने मिला। ईपीएल के भी नतीजे देखें तो ओवरऑल वीक नतीजे हैं। यहाँ पे भी पैट एबिडा मार्जिन जो है राइजिंग इनपुट मटेरियल कॉस्ट के कारण जो है गिर गया है। कैम्प्लास सानमार जो है रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, यहाँ पे जो है रेवेन्यू लेकिन अच्छी देखने को मिली है, 35% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि एबिडा सपाट रहा है और मार्जिन्स जो है लगभग 6% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। डिस्पेन कार्बोजन एमसिस में भी यही कहानी है। हालांकि जो लॉसेज है वो नैरो हो गई, पहले 135 करोड़ का लॉसेज था, अब 40 करोड़ का ऑलमोस्ट 45 करोड़ का लॉसेज है। ये याद रखिएगा कि एक टैक्स रिवर्सल हुआ है करंट क्वार्टर में लगभग 50 करोड़ का, तो इसके कारण लॉसेज आपको कम दिख रहे हैं। जेंसा टेक भी फोकस में रहेगा, एक टाइप से नॉर्मल सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि ऑफकोर्स आईटी कंपनीज में भी मार्जिन प्रेशर, वेज हाइक और सप्लाई साइड कॉस्ट में देखने मिला था, और यहाँ पे भी सीसी ग्रोथ लगभग 4% का जो है ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है। ओके शरद, ये सारे के सारे नंबर्स हैं और इनफैक्ट इनका रिएक्शन क्या आता है आफ्टर मार्केट ये भी देखना होगा, क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी फोकस में हैं। सिप्ला वोडाफोन आइडिया के नतीजे भी आते हुए दिखे हैं, और आफ्टर रिजल्ट्स जो रिव्यू हम देख रहे हैं उसके हिसाब से बाजार में किस तरह से ट्रेड करते हैं इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन शरद, साथ ही फिर खबरें भी ढेर सारी होंगी जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आई, बताएं कौन सी हैं वो खबरें रहेंगे। और कल सन फार्मा में जो है 10 ऑब्जर्वेशन हलोल फैसले में थी, और आज औरोबिंदो फार्मा फोकस में रहेगा। यहाँ पे यूएसएफडीए को 6 ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनके हैदराबाद के यूनिट को दिए गए हैं, और कंपनी जो इस पर रिस्पॉन्ड करेगी यूएसएफडीए द्वारा, तो ज़रूर आप फार्मा स्टॉक्स पे नज़र रखेगा। विप्रो ने जो है अपनी करार जो एक्सटेंड कर दिया है क्रेडिट एग्रीगोल सीआईबी के साथ, और ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन का काम है, तो ये जो है बेसिकली आपके क्लाउड और डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस है, इनको एक्सटेंशन किया सर्विसेज को। टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा। ई बसेस का उनको एक ऑर्डर आया था जहां पे चैलेंज हुई थी पार्टी सब, यहां से टाटा मोटर्स को कोर्ट ऑर्डर की विक्ट्री मिली है, उसके कारण जो है वो बिड कर सकते हैं लगभग 5450 इलेक्ट्रॉनिक बसेस के लिए। गुजरात अल्कलीज भी इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा। यहाँ पे उन्होंने टर्म शीट साइन की है गेल के साथ, जहाँ पे वो 500 KLD बायो इथेनॉल प्लांट लगाने वाले हैं गुजरात में। अब इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ की है, लेकिन जो एनुअल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है वो 1500 करोड़ का है, और इस पे लगभग 70 मिलियन जो फॉरेक्स है वो भी बच जाएगा कंपनी के लिए, तो ये बहुत पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक के बारे में बात करूंगा, राइट्स, यहाँ पे उनको लगभग $12.63 मिलियन का जो है ऑर्डर मिला है घाना के देश से। शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं। फार्मा स्पेस फोकस में रहेगा, क्योंकि सन फार्मा के बाद औरोबिंदो फार्मा पर भी 6 आपत्तियां यहाँ यूएसएफडीए की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। तो जांच जिस तरह से चल रही है फार्मा पर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऑफकोर्स सिप्ला के नंबर्स भी हैं जिस
पर नजर रखनी है तो खास तौर से फार्मा जो है एक ऑब्जर्वेशन देखिए आज फोकस में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स में आज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए समझने की कोशिश करते हैं। केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। करेंसी में काफी कुछ होता हुआ दिख रहा है, डॉलर की मजबूती जो है लगातार हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर पर एक इम्पैक्ट डाल रही है, चाहे फिर घरेलू हो या डोमेस्टिक मार्केट्स। बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया क्या होगा? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। डेफिनेटली डॉलर काफी इम्पैक्टफुल है। हमने पिछले कुछ दिनों में डॉलर में कंटिन्यू स्ट्रेंथ आते हुए देखी, 104 का लेवल ऑलमोस्ट छूता कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हॉकी स्टेटमेंट सभी सेंट्रल बैंक से आने की वजह से डॉलर में कंटिन्यू बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी। कल के सेशन में हमने 1850 का भी लेवल तोड़ता हुआ देखा और नीचे में ऑलमोस्ट 1830 पे जाकर मार्केट अभी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ इम्पोर्टेंट रहेगा आज का यूएस साइड से जो इन्फ्लेशन के नंबर आने हैं, ये काफी क्रूशियल रहना है। तो मॉर्निंग सेशन में हो सकता है प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहे, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंसर्न अभी भी ग्लोबल मार्केट में बने हुए हैं और टेक्निकली भी ओवरसोल्ड जोन में गोल्ड पहुंच चुका है, क्योंकि हमने $2000 से करीबन 1830 तक के लेवल देख चुके हैं। तो बिल्कुल मॉर्निंग सेशन की स्ट्रेटेजी को देखते हुए हमें लगता है कि गोल्ड 50,800 पे बेचना चाहिए, जो डाउन साइड में 50,500 से 50,350 का लेवल दिखा दे। साथ में ध्यान रखिए चांदी में ज्यादा प्रेशर बना हुआ है, जिस ढंग से हमने बेस मेटल में एक फॉल आते हुए देखा है। चांदी के अंदर की लेवल जो था वो 62,000 का था। प्राइजेस ने जिस ढंग से कल के सेशन में तोड़कर प्राइजेस 60,600 पे है, डाउन साइड जरूर है, बट 60,000 से 60,200 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा मार्केट को। शाम का इवनिंग डेटा जो है उसको वॉच कीजिए। साथ में डोमेस्टिक मार्केट में रुपी वीकनेस जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट देगा, बट मॉर्निंग सेशन में सोने और चांदी में दबाव रहेगा। तो इवनिंग सेशन में चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन मॉर्निंग सेशन की अगर बात करें सोने चांदी में दबाव की पूरी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है और ऑफ कोर्स यहाँ पर पूरे के पूरे आसार इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि करेंसी में डॉलर जो है लगातार मजबूती दिखाया जा रहा है। कच्चे तेल की चाल यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्रूड या एनर्जी पैक में नेचुरल गैस भी कह लीजिए, मंदी की जो आशंका है उसका एक इम्पैक्ट, उसका असर है और इसी के चलते क्रूड पर दबाव भी दिख रहा है। अजय जी आपकी राय क्रूड पर क्या होगी? करीब $100 के करीब ट्रेड करता हुआ हम इसे देख चुके हैं। देखिए पहले भी हमने ऐसा नहीं है कि $100 का सपोर्ट नहीं देखा। अगर आप मार्च ऑनवर्ड देखेंगे तो ब्रेंट है बार बार में 98, 99 के सपोर्ट से उठता हुआ दिखता है। अभी मॉर्निंग में थोड़ा बहुत हम रिकवरी जरूर देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न बना हुआ है। जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में स्लो डाउन या ग्रोथ की बात चिंता है, वो कहीं ना कहीं कंसर्न कर रहा है क्रूड में, जिसकी वजह से दबाव आ रहा है। तो अगेन मॉर्निंग सेशन में प्राइसेस में दबाव जरूर है, बट कहीं ना कहीं आप देखिए सप्लाई साइड कंसर्न्स भी बने हुए, चाहे हम रशिया के आउटपुट की बात करें या यूरोप रशिया के कंसर्न्स की बात कीजिए। इसको देखते हुए मॉर्निंग कल की जो गिरावट है वो आज थोड़ा सा मॉर्निंग सेशन में कंटिन्यू रहेगा, बट पिछले 1-2 महीने में हमने देखा 7500 के नीचे क्रूड जाता नहीं है और ना ही 82 के ऊपर सस्टेन करता है। तो उसी को देखते हुए आज मॉर्निंग सेशन में 7800 के करीब क्रूड को बेचिए। डाउन साइड लिमिटेड रहेगा, बट 7550 से 7600 तक का लेवल दिखा सकता है, वहां पे हम फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। कच्चे तेल की चाल पर मिलते हुए दिखी। वहीं बेस मेटल्स में जिस तरह के वॉलेटाइल ट्रेड्स हैं, अजय जी बेस मेटल्स में कौन सा मेटल आप पिक करना चाहेंगे? बेस मेटल में थोड़ा डिफेंसिव प्ले करना चाहूंगा कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, वीकनेस कंटिन्यू बनती जा रही है, बट एक ऐसी कमोडिटी है लेड जिसमें हमने पिछले 6 महीने से एक दायरा देखा है, ना 180 के नीचे जा पा रहा है ना 190 के ऊपर जा पा रहा है, और कहीं पे भी कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो लेड उसको पॉजिटिवली ज्यादा इम्पैक्ट फुल रहता है। तो मुझे लगता है लेड में आज के सेशन में 180-150 के करीब लेके चलिए, 180 का स्टॉपर रखिए। एक करेक्टिव जंप मिल सकता है जो 185 तक का लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया आपका कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक हमें बताने के लिए। तो गोल्ड में हमने देखा कमजोरी हावी होती हुई दिखी है बुलियन मार्केट, इसके अलावा एनर्जी पैक में भी कमजोरी के हाल है और बेस मेटल्स में अगर आप देखें यहाँ पर भी काफी हद तक वॉलेटाइल एक्शंस नजर आ रहे हैं। क्रूड में बिकवाली की राय, गोल्ड में भी बिकवाली की राय यहाँ पर आती हुई अजय जी की तरफ से दिख रही है। तो क्लियरली इक्विटी मार्केट्स की तरह ही कमोडिटी मार्केट्स में भी कंसर्न्स जो है लगातार बरकरार है। लेकिन चलिए एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बतानी है और 18 आवर्स स्वदेश ने एक खबर बताई थी और उस पर मोहर भी लगती हुई दिखी है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से जुड़ी
ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लग गई है। सभी सीजीडी यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को एक समान बेस प्राइस पर गैस मिलेगी। इसके मायने क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, सब कुछ समझ लेते हैं। बताने के लिए प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग प्रकाश, बताएं इस पूरी खबर के मायने क्या हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए क्या नए बदलाव होने जा रहे हैं? देखिए, हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए गैस सप्लाई का जो तरीका है उसमें बदलाव करने जा रही है। इसके लिए एक यूनिफॉर्म बेस प्राइस मैकेनिज्म पर काम किया जा रहा है। अब उससे संबंधित जो गाइडलाइंस है उसको सरकार ने जारी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि देश भर में जितनी भी सीजीडी कंपनीज हैं उनके लिए गैस प्राइस का तरीका जो है वो बदल जाएगा। अब सभी कंपनियों को एक ही बेस प्राइस पर गैस की सप्लाई की जाएगी। इस फॉर्मूले को इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि देश भर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काफी तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार का टारगेट है कि 2022 के आखिर तक इसे 650 शहरों तक लेकर जाना है। इसका सीधा मतलब है कि जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी, उसकी जरूरत बढ़ेगी। लेकिन सरकार के लिए संभव नहीं है कि सभी कंपनियों को जरूरत के हिसाब से जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है, जो कि किफायती दरों पर दी जाती है, वो दी जा सके। लिहाजा एक नया फॉर्मूला निकाला गया है। उसके हिसाब से अब जितने भी तरह के गैस है, मसलन कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है जिसको कि एपीएम गैस कहते हैं, या फिर सीबीजी है, या फिर जो इंपोर्टेड गैस है, या फिर वो गैस जो कि डिफिकल्ट फील्ड से निकले जिसकी कीमतें ज्यादा है, उन सबको मिलाकर एक एवरेज बेस प्राइस तय किया जाएगा और उसी बेस प्राइस के हिसाब से सभी कंपनियों को गैस की सप्लाई की जाएगी। एक और बदलाव हुआ है वो ये कि अभी कंपनियां जो हैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस से ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट होती है तो या तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या स्पॉट से खरीदती हैं। लेकिन नए बदलाव के तहत अब हर तरह के गैस की सप्लाई जो है वो गेल करने जा रही है, यानी गेल ही नोडल एजेंसी होगी। ये भी एक बड़ा बदलाव है। इससे गैस की कीमतें तो कुछ बढ़ेंगी लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी होगी कंपनियों की, और वो भी अफोर्डेबल रेट पे। एक बड़ा बदलाव है। गेल जो है जो उनकी जरूरत है 100% जरूरत को मीट करेगी और उसके अलावा 2.5% अतिरिक्त गैस की सप्लाई जो है वो करेगी। नई व्यवस्था जो है वो 16 मई से लागू होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि उन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनके पास मौजूदा समय में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके प्रकाश, शुक्रिया ये डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और एक ही बेस प्राइस पर सभी कंपनियों को गैस की सप्लाई होती हुई दिखेगी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का विस्तार काफी हद तक होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते सरकार ने ये नए नियम जो हैं वो लागू किए हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड जो है उससे ज्यादा बढ़ती हुई देखते हुए यहाँ पर एक ही बेस प्राइस पर सप्लाई करने की यहाँ एक कवायद होती हुई सरकार की तरफ से आती देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अब समझते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुजरात गैस के कल नतीजे आए और उसी के चलते पहली रिपोर्ट आई है। क्रेडिट स्यूज की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 380 रुपीज़ पर शेयर का। उनके हिसाब से Q4 मार्जिन में वन ऑफ बेनिफिट्स थे मोरबी में रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम्स होने के कारण। अभी भी उनका आउटलुक स्टॉक पर कॉशियस है। दूसरी रिपोर्ट सन फार्मा पर आई है मॉर्गन स्टैनली की, जहां उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1002 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि हलोल फैसिलिटी में जो डीले हो रहा है उसके कारण कंपनी का आगे चलते हुए आउटलुक थोड़ा सा डिम हो जाएगा, लेकिन हलोल फैसिलिटी से 3 to 4% टोटल रेवेन्यू कंपनी का आता है। सिप्ला पर भी एक रिपोर्ट आई है। याद रखें सिप्ला के नतीजे आए थे कल और उसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां उन्होंने ओवरवेट का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1122 रुपीज़ पर शेयर का। Q4 के अर्निंग्स उनके एस्टिमेट से कम आए थे और उसी के चलते उन्होंने ये रेटिंग दी है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है और उसी के चलते ओवरवेट का रेटिंग इस कंपनी को दिया गया है। एशियन पेंट्स के भी कल नतीजे आए और उसी के चलते मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 2620 रुपीज़ पर शेयर का। Q4 अर्निंग्स उनके एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे। वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा खासा आया था इस क्वार्टर में, लेकिन मोमेंटम हमने जो देखा वॉल्यूम ग्रोथ पर वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर नजर आ रहा था। प्राइस हाइक्स कंपनी ने इस क्वार्टर में लिए थे और उसी कारण डिमांड पर असर हो सकता है अगले कई क्वार्टर्स में। दूसरी रिपोर्ट आई है टाटा मोटर्स पर मॉर्गन स्टैनली की, जहां उन्होंने ओवरवेट का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 561 रुपीज़ पर शेयर का। JLR यानी जैगवार लैंड रोवर के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ऑर्डर बुक अभी भी
स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स और चाइना के लॉकडाउन के चलते सप्लाई में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है अगले कई क्वार्टर्स के लिए। और लास्ट में KEI इंडस्ट्रीज़ पर जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1440 रुपीज़ पर शेयर का। क्वार्टर 4 के नतीजे जेफरीज के हिसाब से KEI के इन लाइन थे। हायर सेल्स के कारण लोअर मार्जिन्स ऑफसेट हो गए और रिटेल शेयर गेन करने के कारण आगे चलते हुए मार्जिन्स और कैश फ्लोज दोनों में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दे सकता है। सो यही रिपोर्ट आई है KEI पर, जहां जेफरीज ने 1440 रुपीज़ का टारगेट दिया है। आशीषा, शुक्रिया आपका ब्रोकरेज रिपोर्ट से हमें बताने के लिए। तो कई सारे रिपोर्ट्स हैं जिस पर नजर रखनी होगी, लेकिन एक